चलो तो हम शुरुआत करते हैं पहले वर्तनी से और लिखें पहले 10 शब्द, फिर आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे। जो भी अभी तक हमने वर्तनी के शब्द लिखे थे उनको आज रिपीट लिखेंगे, जिससे कोशिश करो कि हमारे 10 के 10 शब्द अपने सही निकलने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलेगा। लिखो, पहला शब्द लिखें। पहला शब्द है आपका कैलाश। कैलाश। अगला लिखें कार्यवाही। कार्यवाही। गांधी। गांधी। अगला लिखेंगे जगत जननी। जगत जननी। जगत जननी। छत्र छाया। छत्र छाया। अगला लिखें पितृस्वसा। 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 अगला लिखेंगे अगला लिख लो सस्य श्यामला। सस्य श्यामला। सस्य श्यामला। सस्य श्यामला। अगला लिखेंगे अगला लिख लो कालिदास। कालिदास। अगला लिखेंगे जमदग्नि। 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 अगला लिखेंगे अगला लिखो हिरण। अगला लिखेंगे हिरण। कितने हो गए? 10 होगा। चलो बताओ पहला क्या है? कैलाश। कैलाश में हम लोग दंत सा का प्रयोग करेंगे, तालव्य सा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। कैलाश। अगला कार्यवाही। बड़ा अच्छा शब्द है और बहुत ही चांस है कि ये कम सही होगा। कार्यवाही। गांधी। देखो गांधी भी कैसे लिखा जाएगा, तो गांधी में सिर्फ अंकी बिंदी का प्रयोग करेंगे, चंद्र बिंदी का प्रयोग नहीं करेंगे। अगला जगत जननी। अब यहाँ पे थोड़ा सा याद रखेंगे, हम लोग बोलते जगत जननी हैं, लेकिन सही लिखने का तरीका है जगत जननी। क्या तरीका है? जगत जननी। छत्र छाया। छत्र छाया। यहाँ पे संधि का नियम लगेगा, संधि पढ़ेंगे तब बताएंगे कि आधा चा का प्रयोग हो जाता है, छत्र छाया बन जाएगा। छत्र छाया। अगला पितृस्वसा। पितृस्वसा। पितृस्वसा का मतलब होता है बुआ को कहते हैं। पितृ माने पिता, स्वसा मतलब बहन, तो पिताजी की बहन मतलब बुआ जी, पितृस्वसा। अगला पता है सस्य श्यामला। ये सही हो जाएगा, सस्य श्यामला। अगला बताइए कालिदास। कालिदास। जमदग्नि। जमदग्नि। हिरण। हिरण हम लोग का लिखना और बोलचाल दोनों अलग हैं। हिरण हम लोग आम भाषा में इस तरह से लिखेंगे, लेकिन यही हिरण व्याकरण की दृष्टिकोण से इस तरह से लिखा जाएगा। सही है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, चलेगा। अब हम लोग चलते हैं अपने जहाँ पे हमारी चर्चा चल रही थी। ये भाग वगैरह ये तो हमने सब पढ़ लिए थे, आर्टिकल सारे हो गए थे अपने। आज ये पढ़ना है, ठीक है? तो इसको सुनते हैं पहले। सुनो, हम लोग बात कर रहे हैं राजभाषा नियम 1976 की। ये सिलेबस एसआई और पटवारी के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ से फैक्ट बन सकते हैं अपनी एग्जाम में।
ठीक है। तो देखो क्या है कि राजभाषा नियम में ये कहा गया है, इस नियम के अनुसार भारत में हमने भाषा को 3 वर्गों में बांटा है, और 3 वर्गों में बांटा है मतलब हमने पूरे देश के भाषा के आधार पर 3 अलग अलग खंड बांट दिए हैं, का, खा, गा। और ये 3 खंड क्या क्या हैं, का बताएंगे कि वे राज्य जिनकी राजभाषा हिंदी है, वे राज्य आएंगे का वर्ग में जिनमें लोग बाग सिर्फ और सिर्फ हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। मतलब यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होने वाली है, हिंदी होने वाली है। गा वर्ग में वो राज्य रखे हैं जहां पे उनकी राजभाषा तो अलग होगी, मतलब राजकीय भाषा तो अलग होगी, राजकीय भाषा कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये लोग एक विकल्प के रूप में हिंदी का प्रयोग करते हैं, एक विकल्प के रूप में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। ये बात हम यहां से याद रखेंगे। जैसे यहां पे उदाहरण के तौर पे बताएं तो आप महाराष्ट्र राज्य को याद रख सकते हैं। महाराष्ट्र की लोकल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज मराठी है, लेकिन वहां के लोग किसका प्रयोग करते भी हैं, हिंदी का प्रयोग करते हैं। लेकिन आप बात करें मध्य प्रदेश, आप बात करें हरियाणा, आप बात करें उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पे एक ही है, हिंदी ऑफिशियल भी है और हिंदी वहां की वैकल्पिक है, मतलब एक ही है जो भी है। लेकिन ख वर्ग में कैसे राज्य आएंगे, जैसे आप कह सकते हैं गुजरात भी आ जाएगा, तो गुजराती वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन हिंदी का भी प्रयोग वहां पे खूब अच्छे से होता है। तो ये तो हो गया ख वर्ग। ग वर्ग में क्या है, जिनका हिंदी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, ना तो विकल्प में है ना तो कैसे भी है, उनकी अपनी राज्य की भाषा अलग होगी हर तरह से। जैसे एक उदाहरण के लिए याद रख लो, आप याद रख लो आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश की भाषा क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो बताएंगे तेलुगु है। तो अब यहाँ की जब भाषा तेलुगु है तो यहाँ के लोगों के लिए हिंदी का फिर कोई महत्व नहीं है। तो अब जरा समझेंगे कि इस राजभाषा नियम 1976 के तहत, 1976 के तहत हमने इन पूरे को 3 वर्गों में बांटा है। 3 वर्गों में का, खा, गा ऐसे याद रखेंगे। का में क्या है, सभी हिंदी भाषी राज्य हैं, और खा में क्या है, हिंदी के साथ साथ ऐसे याद रखो कि इनकी राज्य की भाषा अलग होगी, लेकिन ये विकल्प के रूप में हिंदी का प्रयोग करेंगे। लेकिन ग वर्ग में क्या है, इनका हिंदी से कोई लेना देना नहीं है, इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज बिल्कुल अलग है। ठीक है। अब देखो जरा यहां से क्या क्या लिखा हुआ है। तो अब यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो का वर्ग में सभी हिंदी भाषी क्षेत्र वाले राज्य आ जाते हैं, और खा वर्ग में क्या याद रखेंगे, अपनी अपनी अलग राजभाषा है, लेकिन ये लोग क्या करेंगे, अपनी यहाँ पे हिंदी का भी प्रयोग करते हैं। अपनी अपनी अलग अलग राजभाषा तो है ही है, लेकिन हिंदी का प्रयोग भी रहेगा। ग वर्ग में क्या है, सभी गैर हिंदी भाषाई क्षेत्र, यहाँ पे हिंदी का कोई महत्व नहीं है। का वर्ग में कभी राज्य पूछे कौन कौन से राज्य शामिल हैं, तो देखो हिंदी बोलेंगे बिहार में, हरियाणा में, हिमाचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, झारखंड है, उत्तराखंड है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, अंडमान निकोबार, ये सब। दिल्ली भी आपका यूनियन टेरिटरी। 2 केंद्र शासित प्रदेश आ जाते हैं, एक तो अंडमान निकोबार और दूसरा आपका दिल्ली, ये अपने केंद्र शासित प्रदेश हो गए। खा वर्ग की बात करेंगे तो गुजरात की अपनी राज्य की भाषा अलग होती है, लेकिन हिंदी का प्रयोग करेंगे। गुजरात है, महाराष्ट्र है, चंडीगढ़ है, दमन दीव, दादर नागर हवेली, ठीक है। लेकिन गा वर्ग को याद रखना है, यहाँ पे जैसे आंध्रा है तो यहाँ पे हिंदी का कोई महत्व नहीं है, तेलंगाना है, केरला है, कर्नाटक, यहाँ पे हिंदी का कोई महत्व नहीं है। तो इस तरह से याद रखें, ये लोग थोड़ी बहुत जानते हैं हिंदी, लेकिन उतनी नहीं जानते जितने कि यहाँ के लोग जानते हैं, माने खा और गा वर्ग के लोग जानते हैं। ठीक है। तो अपन यही बात याद रखेंगे। कभी पूछे 1976 के तहत आपने भारत में भाषा को कितने वर्गों में बांटा, 3 में, का, खा, गा। का वर्ग में सभी हिंदी भाषी, गा में पहले राज्य की भाषा फिर हिंदी, और गा में क्या आएगा, बिना हिंदी वाले लोग। ठीक है। अब देखो यहां से जो अब चीज शुरू कर रहे हैं, यहां से हम लोग क्या पढ़ना शुरू करेंगे, बोली, फिर उसके बाद उपभाषा। ये आपके सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, बोली, उपभाषा। इसी को हम लोग कहते हैं, उपभाषा को विभाषा, परिनिष्ठित भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, मातृभाषा, ये सब चीजें अब हम यहां से पढ़ना शुरू करेंगे। मतलब ये जो वो पोर्शन है जो आपके हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है। तो बड़े सावधानी से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किससे, यहाँ पे बोली से। ठीक है। तो सुनते हैं कि बोली को क्या कैसे याद रखा जाएगा। इसको अपन सब हटाओ, यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना है कि हम बोली को किस तरह से समझें। तो आप जरा यहां से एक सरल वे में हम लोग कोशिश करते हैं बोली को समझने के लिए, चलेगा।
सबसे पहले एक सरल बात याद रखेंगे, कौन सी, कि कोई भी बोली है तो वो किसके अंतर्गत आएगी, तो पहला आंसर होगा किसी ना किसी भाषा के अंतर्गत आएगी। अच्छा, इसको हम लोग थोड़ा सिलोलिज्म की तरह समझ लें। जैसे ये अपने पास कोई एक भाषा है, ये अपने पास कोई एक भाषा है, तो इस भाषा का एक छोटा सा रूप होगा जिसको अपन लोग क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। मतलब ये हुआ कि भाषा के अंतर्गत क्या आती है, बोली आती है। अब भाषा के अंतर्गत बोली आती है, भाषा अपने आप में विशाल है, बहुत बड़ी होती है। जैसे बात करें हिंदी भाषा या जो भी भाषा है, तो एक काफी बड़े क्षेत्रफल में बोली जाएगी। लेकिन वहीं भाषा और बोली में विपरीत क्या होगा, ये एक सीमित दायरे में बोली जाती है। ये एक सीमित दायरे में, मतलब एक सीमित क्षेत्रफल में बोली जाती है। ये बात हम यहां से याद रखेंगे बोली के बारे में। जैसे ऐसे समझ लो, ये माना कि अपना पूरा देश है, जो अपन ने बड़ा सर्कल बनाया है, ये अपना पूरा देश है, तो पूरे देश में माना एक भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसी भाषा के अंतर्गत एक कोई जिला है, जिले से छोटा हिस्सा जहां के लोग इस बोली का प्रयोग करेंगे, क्योंकि बोली जो होती है वो क्षेत्रीयता झलकती है बोली में। और दूसरी बात ये याद रखो कि बोली हमेशा सीमित क्षेत्रफल में ही बोली जाती है। बोली में सदैव याद रखेंगे देशज शब्दों का प्रयोग होता है। बोली में सदैव देशज शब्दों का प्रयोग होता है, ये बात याद रखेंगे। देशज शब्द मतलब वे शब्द जो अपने ही क्षेत्र में बन करके तैयार हुए हों या अपने ही यहां प्रचलित होते हों। देश प्लस जा, देश माने आप अपने राज्य क्षेत्र कुछ भी कह सकते हैं, राज्य कह सकते हैं, हम इसे क्षेत्र कह सकते हैं, ठीक है। जा का मतलब क्या हो गया, जन्मा हुआ। जिनका जन्म या उत्पत्ति अपने ही किसी रीजन में या अपने ही किसी क्षेत्र में हुई है, उनको कहते हैं हम देशज शब्द। देशज शब्द की एक और बात समझना कि ये एक निर्धारित क्षेत्रफल के बाद या निर्धारित एरिया के बाद इनका अर्थ हो सकता है कि कोई व्यक्ति जानते हो या कोई नहीं जानते हो, क्योंकि वो उनका प्रयोग हमेशा एक निश्चित दायरे में ही होता है और भाषा का प्रयोग पूरे दायरे में होता है। जैसे बात करें कि आपसे कोई पूछे, हम किसी भी भाषा में बात करें, अपने हिंदी भाषा है तो हिंदी भाषा में कहीं पर भी बात करें, अपन कहें पानी दे देना तो आदमी समझ जाएगा। लेकिन आपने किसी से मांगा कि साहब नमक दे देना, आदमी समझ जाएगा, ठीक है। अब आपने किसी से मांग लिया कि हमें दे दो, क्या दे दो, क्या कहते हैं नमक को, नहीं, नमक को अपन बोलते हैं राम रस, नमक को बोला जाता है राम रस। अब मानो किसी ने बोला कि हमारे लिए थोड़ा सा राम रस ले आना। अब माना कि हम लोगों को पता नहीं है कि नमक का अर्थ, नमक को राम रस भी कहते हैं, तो अब तो बेचारा पूरे बाजार में ढूंढता फिरेगा राम रस दे दो। वो सोचेगा कोई साहब जूस कुछ रस होगा और राम को ज्यादा प्रिय लगता होगा तो वो क्या है, राम रस है। ऐसा नहीं है। तो नमक को और भी क्या कहते हैं कि राम रस कहते हैं। अब किसी ने कहा कि साहब हमको पीताम्बरी खानी है, मान लो किसी ने कहा कि हमें पीताम्बरी खाने की इच्छा है, तो अब उसको आप क्या खिला दोगे बताओ। तो पीताम्बरी का हमें अर्थ नहीं पता, पीताम्बरी कहते हैं कढ़ी को। हाँ, अब ऐसी स्थिति में अब वही तो, ये सब कैसे अपने देश शब्द, तो मान लो कुछ क्षेत्र में इनके अर्थ प्रचलित हैं, बाद बाकी क्षेत्र में हम इनको नहीं जानते, अब वो तो बेचारा परेशान रहेगा। तो बोली की यही अच्छी विशेषता है कि इसमें देशज शब्दों की भरमार होती है, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि बोली में फूहड़ शब्दों की भरमार होती है। फूहड़ शब्द ज्यादा आते हैं। फूहड़ मतलब जिनका विशेष आपको वर्णन कहीं नहीं मिलेगा। अब एक बात बताओ, रामरस कहीं अपने पढ़ा है किताब में? नहीं। हमें नमक पढ़ा है, आयोडीन पढ़ा है, NaCl पढ़ा है, सोडियम क्लोराइड पढ़ा है, लेकिन अब रामरस कहां पढ़ा है? तो अब यही इनका विशेष कहीं वर्णन नहीं होता, तो कभी एग्जाम में पूछे हमसे कि बताएं कि आपके कहां पर किस भाषा के किस अंग में हम सबसे ज्यादा देश शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो बता देंगे बोली में करते हैं। दूसरी बात समझना, बोली में हमेशा हम लोग याद रखेंगे, बोली में एक बात और याद रखेंगे कि इसका प्रयोग ज्यादातर वे व्यक्ति करते हैं जो अशिक्षित होते हैं या कम शिक्षित होते हैं। क्या होते हैं? या तो अशिक्षित भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, और है तो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं, तो इसलिए अपन ने कह दिया कि कम शिक्षित हैं। आप जानते हैं ग्रामीण क्षेत्र में देख लो, क्योंकि इसका ज्यादातर प्रयोग जो होता है बोली का वो ग्रामीण अंचल में होता है, ग्रामीण क्षेत्र में होता है। बोली का सबसे ज्यादा प्रयोग कहां होता है? गांव में होता है, ग्रामीण क्षेत्र में होता है। तो हम यहां से याद रखेंगे बोली का ज्यादातर प्रयोग जो है ग्रामीण क्षेत्र में किया जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में होता है।
अब देखो, अच्छा अब एक बात बताओ, जो बेचारा ग्रामीण क्षेत्र का आदमी है, गांव का आदमी है, वो उतना पढ़ा लिखा नहीं होता, उतना पढ़ा लिखा नहीं है, तो अब वो क्या कहेगा, वो अपने यहां बोली का ही प्रयोग करेगा। अब आपने जानते हैं कि हम लोग गन्ना जो है इसके और भी कुछ नाम बताओ अपने ग्रामीण क्षेत्र के हिसाब से याद आते हो तो? नहीं आ रहे, मैं बताता हूं। गन्ना को कभी कभी हम लोग टटेरा भी कह देते हैं, शायद सुना हो, ग्रामीण क्षेत्र के लोग कहते हैं टटेरा। अब अपने को नहीं पता, अपने को तो ये पता है कि साहब हमने वर्णमाला में ठा से ठटेरा पढ़ा है, अपन कहेंगे ये टटेरा क्या है। तो गन्ना तो सब जानते, पूरी दुनिया जानती है, ठीक है। लेकिन अब वहीं देखें किसी ग्रामीण क्षेत्र का आदमी कह रहा है भाई काय की खेती करते हो कि हमने तो इस बार टटेरा किए हैं। अब वो सोचता रहेगा टटेरा की काय की खेती है, कौन सी चीज होती है, ठीक है। फिर राहुल गांधी जैसी बात आ जाएगी, क्योंकि समझ में नहीं आ रही बात। तो आप याद रखेंगे ये सभी कैसे शब्द हैं, किसके दायरे में आएंगे, बोली के दायरे में आएंगे। तो बोली क्या है, क्योंकि आपको मैंने ये बताया, इसमें हमेशा हम लोग कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, देशज शब्दों का प्रयोग करते हैं। इनके जो अर्थ होते हैं, इन शब्दों के जो अर्थ होते हैं, ये एक सीमित दायरे तक ही प्रचलित होंगे। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ये क्षेत्र बदला तो वहां की अलग बोली, तो वहां पे हो सकता है दूसरा शब्द प्रचलित हो, और आपने फिर यहां से क्षेत्र बदला तो फिर नई बोली। इसलिए कहावत कही गई है कि कोस कोस पे बदले पानी, कोस कोस पे बदले पानी, और 4 कोस पे बदले वाणी, और 4 कोस पर बदले वाणी। मतलब बोली जो है ये प्रत्येक 4 से 6 किलोमीटर के दायरे में बदलती है। तो कोस कोस मतलब 3, एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं, ठीक है। तो 3 किलोमीटर के बाद या 4 किलोमीटर के बाद ऐसा लोग कहते थे पानी के स्वाद में अंतर आ जाता है, या पानी की गहराई में अंतर आ जाता है, कहीं ज्यादा गहरा है कहीं कम गहरा है। तो वैसे ही यहां पे देखेंगे भाषा बोली में भी हमको क्या देखने को मिलता है, अंतर देखने को मिलता है। ये बुजुर्गों की बातें हैं, तो सब सत्य बातें, कोई गलत नहीं है। तो आप याद रखेंगे बोली में क्या क्या याद रखना है, बोली हमेशा एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, और भाषा का सबसे छोटा रूप होता है, ये तो कहीं लिखे ही नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये। आपसे पूछेगा भाषा का सबसे लघुत्तम रूप क्या है, भाषा का सबसे लघुत्तम रूप क्या है, तो अपना आंसर हो जाएगा बोली है। लघुत्तम मतलब सबसे छोटा रूप, भाषा का सबसे छोटा रूप क्या है, तो भी आंसर क्या होगा, बोली। आपको ये पहले बताया कि ये भाषा है, और इस भाषा का सबसे छोटा अंग क्या है, बोली है। तो इतनी बातें हमको याद रखना है बोली के बारे में, ठीक है। अब यहां से थोड़ा सा आगे चलते हैं, समझते हैं जरा। देखो, हमें सबसे पहले याद रखना है बोली के बारे में, यह भाषा का सबसे छोटा या लघु रूप है। कई बार सीधा सीधा एग्जाम में ऐसा का ऐसा ही प्रश्न उठा के पूछ लेते हैं कि निम्न में से भाषा का सबसे छोटा रूप है, ऑप्शन दे देगा, बोली, उपभाषा, परिनिष्ठित भाषा, विशिष्ट भाषा, ऐसे करके ऑप्शन देगा। लेकिन हमारा तो आंसर क्या होगा, बोली होगा। बोली सबसे छोटा रूप है। फिर बताएंगे जो किसी सीमित क्षेत्र में ही प्रचलित होती है उसे कहते हैं बोली। सीमित का मतलब हो गया कि लिमिटेड एरिया में ही बोली जाएगी। दूसरी बात, इसमें देशज और फूहड़ शब्दों की क्या है, भरमार होती है। और ऐसे याद रखना, यह या इसका प्रयोग ज्यादातर ग्रामीण वर्ग के लोग या अशिक्षित लोगों के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। यही कारण है कि यहां पे ज्यादातर ये शब्द आएंगे। अच्छा, एक बात और समझना कि बोली में कभी भी साहित्यिक रचना आपको देखने को नहीं मिलेगी। बोली में कभी भी हमें साहित्यिक रचना देखने को नहीं मिलेगी। कारण क्या है, कारण मैं बताता हूं। बोली में साहित्यिक रचना इसलिए देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि इसका प्रयोग कौन कर रहा है, ग्रामीण वर्ग के व्यक्ति। इसका प्रयोग कौन कर रहा है, कम शिक्षित व्यक्ति, कम पढ़े लिखे व्यक्ति कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, जो व्यक्ति कम पढ़ा लिखा पहले से ही है तो उस व्यक्ति को क्या व्याकरण की पूरी जानकारी होगी, नहीं होगी। भाई यदि उनको व्याकरण की पूरी जानकारी हो जाए तो वो फिर बोली का प्रयोग नहीं करेंगे, आगे बताएंगे। तो आप याद रखो, किसी भी बोली में साहित्यिक रचना संभवतः नहीं है। यदि होती है, किसी भी बोली में यदि साहित्यिक रचना होने लगती है तो हम उसको फिर क्या नहीं कहेंगे, उसे फिर बोली नहीं कहा जाएगा, उसे फिर बोली नहीं कहा जाएगा। उसका एक नया नाम रख देंगे हम लोग, विभाषा। उसका फिर नया नाम रख देंगे, क्या रखा जाएगा, फिर उसका नया नाम रख देंगे विभाषा, या इसी को कहते हैं उपभाषा, या इसी को कहते हैं उपभाषा। अब जरा एक बात समझ लो, अब यहां से एक बात समझ लो, हमने ये 2-3 पॉइंट तो याद कर लिए,
सरल सरल से हैं कि बोली भाषा का सबसे छोटा रूप है, ग्रामीण क्षेत्र में प्रचलित होती है, ग्रामीण लोग, कम पढ़े लिखे, अशिक्षित लोग प्रयोग करते हैं और इसमें देशज और फुअर शब्दों की भरमार होती है। ठीक है, लेकिन अब एक बात समझना कि बोली में कभी भी साहित्यिक रचना नहीं मिलती, लेकिन माना किसी क्षेत्रीय, मानो किसी भी क्षेत्र की बात कर लें, हम लोग बात कर लें बुंदेलखंड की बात कर लें, बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड के क्षेत्र में माना कोई ऐसा कवि हो जाए जो बुंदेलखंडी में साहित्यिक रचना करने लगे, तो अब ये आपकी बोली नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि अब इसका नाम बदल के क्या हो जाएगा? विभाषा बन जाएगा। तो याद रखो, कभी भी जब बोली में साहित्यिक रचना होने लगती है तो हम उसको क्या कहते हैं? फिर विभाषा कहते हैं, फिर उसको बोली नहीं कहेंगे। तो ये एक छोटा सा अंतर भी हमें याद रखना है कि आपकी बोली और विभाषा या उपभाषा में क्या अंतर है। ठीक है, इसके आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलें तो देखते हैं कि एक भाषा में कई क्षेत्रीय बोलियां हो सकती हैं। सही बात है, एक भाषा में, एक भाषा का मतलब ये अपने पास एक लैंग्वेज है, एक भाषा है, ये अपने पास एक भाषा है, तो इस भाषा में कई सारी क्या हो सकती हैं? तो अपन देखेंगे इस भाषा में कई सारी बोलियां हो सकती हैं। कौन कौन सी बोलियां हो सकती, जरा समझते हैं। जैसे आप देखें कि ये अपनी भाषा है हिंदी, अपनी भाषा है हिंदी, और हम लोग ज्यादा दूर की बात नहीं करें, हम अपने एमपी की बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में कितनी बोलियां बन सकती हैं? जैसे सबसे पहले सरल सरल से लिख लेते हैं, जैसे ब्रज बोली है कि नहीं है? ठीक है, आपने लिखा ब्रज के बाद लिखा यहाँ पे बुंदेली, बुंदेली भी अपने आप में एक बोली है। फिर आपने लिख दिया यहाँ पे मालवी, ये भी बोली है। ठीक है, तो आपने लिख दिया फिर यहाँ पे बघेली। तो अब देखो जरा कि एक भाषा है, हमने तो अभी एक राज्य के कुछ हिस्से की बात की है, उसमें इतनी बोलियां निकल के आ गई। तो भाषा तो एक होगी जिसमें कई सारी बोलियों का प्रयोग हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, सामान्य सी बात है। ठीक है, अगली बात देखो, तो बोली में व्याकरण का क्या होगा? अभाव होता है। क्यों? मैंने बताया, क्योंकि व्याकरण का अभाव तो संभव ही है। क्यों है संभव? क्योंकि इनका प्रयोग जो कर रहे हैं, बोली का प्रयोग जो लोग कर रहे हैं, वो कैसे? अशिक्षित हैं। बोली का प्रयोग करने वाले लोग कैसे हैं? अशिक्षित हैं। अशिक्षित नहीं है, माना कि आपको लगता है कि हम तो थोड़े से पढ़े लिखे, तो कम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। पढ़े लिखे भी हो सकते हैं, लेकिन उतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होंगे। तो ये बात याद रखेंगे, इसलिए ये लोग किसका प्रयोग नहीं करते? बोली में व्याकरण का प्रयोग नहीं करते हैं। ये बात हमें याद रखनी है। तो बोली में कभी भी व्याकरण का उल्लेख नहीं मिलता। ठीक है, अच्छा अगली बात, इसीलिए बोली में क्या नहीं पाई जाती? कभी समानता या एक रूपता नहीं पाई जाती। दूसरी बात देखो, हिंदी एक भाषा है जिसके अंतर्गत 18 बोलियां शामिल हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है किसी भी एग्जाम के लिए जिसका कोई जवाब नहीं। कैसे? प्रश्न क्या आएगा? प्रश्न अपने से एग्जाम में पूछेगा, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं, कितनी बोली हैं, ऐसे करके प्रश्न आया। कितनी बोली हैं? ऑप्शन दिया उसने ए, ऑप्शन दिया ए 10, ऑप्शन बी दिया 16, या 12 कर देते हैं, 12, 16, और सी दिया 18, और डी दिया उसने 20। अब हमें यदि पता है तो ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल सटीक लगेगा। जो नहीं पता उसमें तो फिर हम अपने हिसाब से आंसर लगाते हैं। तो इस तरह से एग्जाम में कभी प्रश्न पूछेगा तो हमारा आंसर जो है आसानी से यहां पे बन जाएगा। ठीक है, अब जैसे बोलियों के नाम बताए, ब्रज है, बुंदेली है, अवधी है, मालवी है, बघेली है, ये सब क्या है? बोलियों के नाम है। हालांकि हम अपने अभी सभी क्षेत्रों की 18 बोलियों की बात करेंगे, कौन सी बोली कहां पर बोली जाती है, ये सारी चर्चाएं अभी होंगी। अब इसके बाद बात करेंगे विभाषा। विभाषा क्या है? तो आप जरा यहां से समझेंगे, विभाषा ये है, जैसे ये तो है आपकी भाषा, ये तो है अपनी भाषा, और इस भाषा का सबसे छोटा रूप अभी आपने बताया कि इस भाषा का सबसे छोटा रूप क्या है? बोली है। इसी बोली का जब दायरा बढ़ जाता है, क्षेत्रफल बढ़ जाता है, तो ये बन जाती है विभाषा। तो ये बन जाती है विभाषा। विभाषा कह लो, या इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं? उपभाषा। इसी को क्या कह सकते हैं? उपभाषा। तो विभाषा और उपभाषा में कोई अंतर नहीं है, बस नाम अलग अलग हैं। तो याद कैसे रखेंगे? याद इस तरह से रखेंगे, जब बोली में बोली का क्षेत्रफल बढ़ जाए या दायरा बढ़ जाए, ठीक है, और दूसरी बात, बोली में साहित्यिक रचना होने लगे। 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट में बात खत्म हो जाएगी। जब बोली का
क्या होगा, बोली का जब साहित्यिक, बोली में जब साहित्यिक रचना होने लगती है, और दूसरी बात जब बोली का दायरा बढ़ जाता है तो बोली बोली नहीं रहती, बोली क्या बन जाती है, उपभाषा या विभाषा बन जाती है। ये बात हम यहां से याद रखेंगे। अगली बात देखो, यहां से समझते हैं। अब देखो, जब कोई बोली अपनी भौगोलिक विस्तार के कारण, भौगोलिक विस्तार मतलब क्षेत्रफल बढ़ जाए, भौगोलिक विस्तार के कारण किसी प्रांत या उपप्रांत में प्रचलित हो जाती है, तो बोली का विस्तृत रूप या बढ़ा हुआ रूप या व्यापक रूप क्या कहता है, क्या कहलाता है, तो बताएंगे उपभाषा या विभाषा कहलाता है। बोलो, ये पॉइंट समझ में आया? सरल सा पॉइंट है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, आप बताएंगे जब कोई कवि या लेखक अपनी क्षेत्रीय बोली में कोई उत्कृष्ट साहित्य सृजन करता है, माने कोई साहित्यिक रचना करता है, कोई उत्कृष्ट साहित्य सृजन करता है, सर्जन लिखा, कोई उत्कृष्ट साहित्य सृजन करता है, तो वह बोली नहीं रहती है, वह क्या बन जाती है, उपभाषा या विभाषा का रूप ले लेती है, विभाषा बन जाती है। अगली बात करो, हिंदी में कितनी उपभाषाएं हैं? अब यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ऑप्शन दे देगा 1, 3, 5, 7। अब हमें इस तरह से ऑप्शन दिए, हमने यदि चीजें पढ़ी हैं तो आंसर कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो आंसर हो जाएगा 5 उपभाषाएं हैं हिंदी में। और 5 उपभाषाएं कौन कौन सी हैं? एक पश्चिमी हिंदी है, एक पूर्वी हिंदी है, फिर राजस्थानी हिंदी है, और फिर बिहारी हिंदी है, फिर आपकी पहाड़ी हिंदी है। तो इस तरह से हमने कितनी उपभाषाएं या विभाषा बनाई? 5। अब देखो यहां से इसको यदि इस तरह से समझ लें, यदि इसे हम लोग इस तरह से समझें कि अपने पास में, जैसे एक तो पहले ये दायरे वाली बात एक बार फिर से दोहरा देते हैं कि ये अपनी एक भाषा है, ये अपनी एक भाषा है, और इस भाषा का सबसे छोटा रूप क्या क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाता है बोली, सबसे छोटा रूप है। और इससे बड़ा रूप क्या बन जाता है? विभाषा, या इसी को हम लोग क्या कह भी देते हैं? उपभाषा। तो विभाषा और उपभाषा एक ही बात है। अब जरा समझो, बोली में कभी भी साहित्यिक रचना होगी क्या? बोली में तो मना कर देंगे, बोली में साहित्यिक रचना का कोई कॉलम ही नहीं है, क्योंकि यहां पे लोग व्याकरण नहीं जानते। फिर पूछेगा बताओ कि आपकी विभाषा में साहित्यिक रचना होगी क्या? तो हाँ, इसमें तो बिल्कुल होगी, क्योंकि यहाँ पे लोग पढ़े लिखे सभ्यशिष्ट हो सकते हैं, इनका क्षेत्रफल ज्यादा होता है, दायरा ज्यादा होता है। अब आपसे पूछेगा यहां से प्रश्न आएगा कि अपने देश में भाषाएं तो वैसे हैं, कई भाषाएं हैं, लेकिन हम लोग यदि हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी को टारगेट करके पढ़ेंगे, तो हमारी हिंदी एक भाषा है, हिंदी हमारी एक भाषा है। तो हिंदी एक भाषा है, इसके अंतर्गत कितनी उपभाषा या कितनी विभाषा आती हैं? हमारी हिंदी एक भाषा है जिसके अंतर्गत कितनी उपभाषा या विभाषा आती हैं? तो आंसर अपना क्या हो जाएगा? 5 उपभाषा या विभाषाएं हैं, ठीक है। अब जैसे थोड़ा सा आप और हम आगे बढ़ते हैं, फिर पूछता है कि इन उपभाषा या विभाषा के अंतर्गत कितनी बोली या कितनी बोलियां आती हैं? कितनी बोली या कितनी बोलियां आती हैं, ऐसा भी प्रश्न आएगा। तो अपना आंसर हो जाएगा कि आप बताएंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18। हमारी हिंदी एक भाषा है जिसके अंतर्गत 5 उपभाषा हैं और इसके अंतर्गत 18 बोलियां हैं। ये तो मानो कि बिल्कुल ऐसे परफेक्ट टाइप के प्रश्न है कि एग्जामिनर चाहे जैसे पूछे हमसे, हमारा गलत होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बड़े सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन यदि आंकड़ा जरा सा भी बिगड़ गया तो अपना आंसर गलत होने में देर नहीं लगेगी। और एक बात समझो कि सरल प्रश्न कभी भी गलत मत करो, कठिन गलत हो जाए कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि कठिन में संभावना गलत होने की ज्यादा होती है। सरल आप गलत कर सकते हैं, मैं गलत नहीं करूंगा, मतलब मैं 1 नंबर से वहीं से आपसे 1 प्रश्न से वहीं से आगे हो गया, ठीक है। तो ये सिंपल फॉर्मेट में आप ऐसे याद रखो भाषा बोली और इनकी संख्या के बारे में। चलते हैं थोड़ा सा आगे। अगला देखो, परिनिष्ठित भाषा क्या होती है? तो परिनिष्ठित भाषा में आप बताएंगे कि ये एक ऐसी भाषा है, ये एक ऐसी भाषा है परिनिष्ठित भाषा कि इसका प्रयोग वे व्यक्ति करते हैं जिनको व्याकरण की अच्छी जानकारी है, या ऐसा कह लो, या तो वो ज्यादा पढ़े लिखे, अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, मतलब ऐसा लिख दें इनकी जगह कि ये उच्च शिक्षित व्यक्ति हो सकते हैं। उच्च शिक्षित मतलब अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति होंगे, उच्च शिक्षित व्यक्ति हैं। तो इन लोगों के द्वारा जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं परिनिष्ठित भाषा, उसे कहते हैं परिनिष्ठित भाषा।
परनिष्ठित भाषा। अब अपने मन में एक बात आ रही होगी, इस भाषा का प्रयोग कौन से लोग करते हैं, तो हम बताएंगे, हम लोग याद रखेंगे इस भाषा का प्रयोग ज्यादातर संवाददाता या पत्रकार वर्ग के व्यक्तियों के द्वारा सबसे ज्यादा किया जाता है। न्यूज रिपोर्टर जो भी होते हैं वो इसी भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखो क्या क्या बातें हमें यहां से याद रखनी है, सुनते हैं। जैसे जब कोई विभाषा अपने सुव्यवस्थित व्याकरण, क्योंकि ये कैसी होगी, ये भाषा जो है ये व्याकरणबद्ध भाषा होती है। ये कैसी होगी, ये व्याकरणबद्ध माने व्याकरण से सुव्यवस्थित होती है। ये भाषा क्या है, व्याकरणबद्ध भाषा है। तथा सभ्य एवं शिक्षित वर्ग के व्यक्तियों के द्वारा अपने दैनिक जीवन में इस भाषा का प्रयोग किया जाता है या वो प्रयोग करते हैं। अब इसमें याद रखेंगे, जैसे समाचार पत्रों की भाषा, न्यूज़पेपर की जो भाषा होती है वो कैसी भाषा कहलाती है, परनिष्ठित भाषा कहलाती है। दूरदर्शन की भाषा जो है, तो आप याद रखें कि जितने भी आपके मीडिया हैं या जितने भी संवाददाता मीडिया कर्मी हैं उनके द्वारा जो भाषा का प्रयोग और प्लस न्यूज़पेपर में जो भाषा आएगी उसका भी प्रयोग किस भाषा में किया जाता है, ये क्यों, क्योंकि समाचार पत्र में कभी भी अशुद्ध शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। अशुद्ध शब्द का या अशुद्ध शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये बात हम यहां से याद रखेंगे। आप कई सारे समाचार पत्र का प्रयोग देख लें, वो पढ़ के देखें तो वहां पे हमें कोई भी शब्द अशुद्ध नहीं मिलेगा। आप यदि ध्यान से पढ़ेंगे तो हमने जो वर्तनी के हम लोग जो शब्द लिखते हैं ना, उसमें वर्तनी के शब्द बिल्कुल वही लिखे मिलेंगे जो हम लोग पढ़ते हैं। क्यों, क्योंकि ये भाषा कैसी है, परनिष्ठित भाषा, व्याकरणबद्ध भाषा है। और जो भाषा व्याकरणबद्ध है, व्याकरण से सुव्यवस्थित है, वो सारी की सारी भाषाओं को हम क्या कह देते हैं, परनिष्ठित भाषा कहते हैं। ठीक है, तो आप बताएंगे खड़ी बोली यानी कि कौरवी भी कहते हैं, मानक हिंदी को हम क्या कहते हैं, परनिष्ठित भाषा कहते हैं। खड़ी बोली जो है उसको मानक या परनिष्ठित, मानक मतलब एक स्टैंडर्ड, मानक मतलब क्या होता है अंग्रेजी में स्टैंडर्ड, जो चीज मानक है मान स्टैंडर्ड है वो आपकी कैसी भाषा है, परनिष्ठित भाषा है। ठीक है, विशिष्ट भाषा क्या होती है, ये भी अच्छी परिभाषा है इसकी। जैसे माना कि आप किसी विशेष व्यवसाय से जुड़े हैं, माना कि आप शेयर मार्केट में खरीद बिक्री करते हैं। कोई भी व्यक्ति है जिसके अलग अलग अपने अपने प्रोफेशन है, तो जो व्यक्ति शेयर मार्केट में काम करता है तो शेयर मार्केट की शब्दावली टर्मोलॉजी अलग होती है कि नहीं होती। ठीक है, अब कोई व्यक्ति जैसे माना कि मेडिसिन में काम करता है यानी कि मेडिकल पे काम करता है, तो उनकी अपनी भाषा अलग होती है। तो अलग अलग व्यवसाय या कार्यों की जो अपनी शब्दावली से निर्मित जो भाषा होती है उस भाषा को कहते हैं विशिष्ट भाषा। अब जैसे बात करें कि आपके डॉक्टरों की भाषा अलग है, कानून की भाषा अलग है, ठीक है, सराफे की भाषा अलग है, खेल की भाषा अलग है, तो वो सभी भाषाओं को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, विशिष्ट भाषा कहते हैं। तो अपने को क्या याद रखना है कि विशिष्ट भाषा क्या है, परनिष्ठित भाषा क्या है। तो परनिष्ठित में याद रखो यहाँ पे व्याकरणबद्ध एकदम सुव्यवस्थित बातें बताई जाएंगी, कहीं अशुद्धि नहीं होगी। और परनिष्ठित में क्या है कि किसी व्यवसायिक कारोबारी जो भी हैं उनकी विशेष शब्दावली है, उनकी विशेष टर्मोलॉजी है, उनकी टर्मोलॉजी से बनी जो भाषा है उसको हम लोग कहते हैं विशिष्ट भाषा। जैसे कानून की अलग धाराएं वगैरह चलती हैं तो उनकी अलग कूट बन गए, कोड बन गए। डॉक्टरों की अलग भाषा है, जैसे उन्होंने ऐसे करके दवा पे पर्चा पर लिखा और ऐसे करके लिख दिया और लिख दिया एक बस। ठीक है, अब वो अपने आप समझता रहे क्या लिखा है। ठीक है, खेल की भाषा अपन जानते हैं, हर खेल की शब्दावली अलग अलग होती है, क्रिकेट की अलग है, फुटबॉल की अलग है, सब खेलों की अलग अलग है। शराफे की भाषा अलग है, टांका रत्ती बाने जाने क्या क्या है, ठीक है, कैरेट वगैरह, वो सबकी जो अलग अलग भाषाएं वो सब क्या बन जाती है, अपनी विशिष्ट भाषा बन जाती है। ठीक है, आगे चलो अगली बात करो, मातृभाषा। क्या मातृभाषा हमें पढ़ने की या समझने की आवश्यकता है? वैसे याद रख लेंगे कि बचपन से यानी कि जब कोई भी व्यक्ति अच्छा, मातृभाषा को हम लोग कहां से सीख रहे होंगे, मातृभाषा को हम लोग कहां से सीखते हैं? तो अब देखेंगे कहां गया, हाँ, अब हम देखेंगे जैसे माना कि कोई ये एक बालक है, बच्चा है और अभी ये धीरे धीरे करके बड़ा हो रहा है, माना 2-3 साल का है, 3 साल का बच्चा है, 3 वर्ष का है, 3 साल की उम्र है इसकी। और ये जिस समाज में या जिस सोसाइटी में ये रह रहा है,
तो इसी समाज में, इसी सोसाइटी में, तो इसका किसी सोसाइटी में ही तो घर होगा, किसी ना किसी समाज में रह रहा होगा। तो अपने घर से, अपने परिवार से या अपने समाज से, अपने घर से, परिवार से या अपने समाज से हमने जो भाषा सीखी है, हमने जो भाषा सीखी है, वही भाषा क्या कहलाती है? मातृभाषा कहलाती। अरे वही भाषा क्या कहलाती है? मातृभाषा कहलाती है। तो कैसे याद रखेंगे? अपने परिवारजनों से, अपने समुदाय से, ठीक है, अपने समाज से बालक या व्यक्ति जो भाषा सीखता है वह भाषा क्या बन जाती है? मातृभाषा बन जाती है। अब ऐसा नहीं कि अपने हिंदी भाषी क्षेत्र में रह रहा है तो उनकी हिंदी मातृभाषा बन गई, अंग्रेजी भाषी क्षेत्र में रह रहा है तो उनकी अंग्रेजी मातृभाषा बन गई, ठीक है। तो ऐसे ही करके सुन सुन करके हम लोग सीख जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या है? मातृभाषा। हमारे परिवार के, हमारे समाज के लोग कौन सी भाषा बोल रहे हैं, वो ही भाषा हमारी क्या है? मातृभाषा है। तो देखो, मनुष्य के जीवन की प्रथम भाषा होती है मातृभाषा, जो उसे घर, परिवार, समुदाय से प्राप्त होती है। भारत में अधिकांश लोगों की मातृभाषा क्या है? हिंदी है, ठीक है। अगली बात देखो, 21 फरवरी को, ये मैंने शायद परसों कल बताया था कि अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, और ऐसे ही याद रखेंगे 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला पॉइंट देखो, अगला है अपने पास राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा की यदि बात करते हैं तो इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे? इसको हम लोग याद रखेंगे जैसे बात करें, ये अपना एक देश है और किसी भी देश में, हम तो अपने देश की बात करेंगे, किसी भी देश में जब संपूर्ण देश में एक ही भाषा में, संपूर्ण देश में जब एक ही भाषा में सारी बातें या सारे आदेश या कहें सभी लोग अपने विचार एक ही भाषा में क्या करते हो? शेयर करते हो या किसी से बताते हो, ठीक है, तो वो बन जाती है आपकी कैसी भाषा? राष्ट्रभाषा। वो क्या बन जाती है? अपनी राष्ट्रभाषा बन जाती है। अब जैसे ऐसा देखो कि बात करें कि इस पूरे संपूर्ण देश में, इस पूरे भूभाग में एक ही भाषा है, एक ही ऐसी भाषा है, एक ही ऐसी भाषा है जिसमें इसके सारे लोग इसी भाषा का प्रयोग करते हैं। कोई दूसरा विकल्प अपने पास है ही नहीं। अब ये काहे में प्रयोग करेंगे? जैसे अपने विचार, मन की बात हमको कहना है, तो अपने विचार व्यक्त करने के लिए हम सभी लोग, देश के जितने भी नागरिक हैं, वो एक ही भाषा का प्रयोग करते हैं। तो वो भाषा क्या बन जाती है? वो भाषा हमारी बन जाती है राष्ट्रभाषा। लेकिन अपने देश में ऐसा संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अपन बात करें कि साहब हिंदी भाषी राज्यों में कर सकते हैं, दक्षिण भारत में नहीं कर सकते, नॉर्थ ईस्ट में नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट की तो आपने सारा राज्य भाषा तो अंग्रेजी बनाई रखी है, क्योंकि वहां पे जनजाति भाषा है, और जनजाति भाषा है तो अब जैसे माना कि जैसे मान लो कि कोई IAS IPS पहुंच गया MP का या किसी हिंदी भाषी राज्य का, अब उसको ट्राइब्स की भाषा नहीं आती, तो वो वहां पे काम किस भाषा में करेगा? इंग्लिश में करेगा फिर, ठीक है। तो राष्ट्रभाषा क्या है आप बताएंगे? जो भाषा किसी भी राष्ट्र के विभिन्न भाषा भाषियों के पारस्परिक विचार विनिमय का माध्यम बन जाती है, उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा कहते हैं। मतलब यही हुआ कि अपने देश के सभी नागरिक अपनी बात को जिस भाषा में बताते हैं, रखते हैं, तो वही भाषा क्या है? राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा हमारे देश की कोई है ही नहीं, ठीक है। ये भी बात हम यहां से याद रखेंगे। तो राष्ट्रभाषा का प्रयोग पूरे देश में होता है। भारत की संवैधानिक दृष्टि से कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। तो राष्ट्रभाषा नहीं है लेकिन राजभाषा है, उसको आगे अभी हम लोग समझते हैं। राजभाषा की बात करें तो हिंदी भाषा में जैसे शासन यानी कि सरकारी कामकाज की भाषा, आप तो बस एक शब्द में याद रखो, एक मिनट, जितने भी सरकारी कामकाज की भाषा होती है, जितने भी सरकारी कामकाज की भाषा होती है वो हिंदी है। सरकारी कामकाज की भाषा है वो हिंदी है। सरकार किस भाषा में अपने सारे नियम, अधिनियम, अध्यादेश पारित करती है, उस या ऐसी भाषा को हम लोग क्या कह देते हैं? राजभाषा कहते हैं। यहां से एक शब्द और आता है राजकीय भाषा, यहां से एक शब्द और आता है राजकीय भाषा, इसमें भी अंतर है। राजकीय भाषा जो होगी ये किसी राज्य की अपनी भाषा होगी, ये राज्य विशेष की भाषा होगी। और राजभाषा मतलब उसका संबंध देश से है। राजभाषा मतलब उसका संबंध कहां से है? देश से है। और राजकीय भाषा का संबंध किससे होगा? राज्य से होगा। ये बातें हमें यहां से याद रखना है, ठीक है। मतलब आपके प्रशासनिक कार्यों की जो भाषा है, सरकार या प्रशासन कौन कौन सी भाषा में आदेश जारी करते हैं, अपनी अधिसूचना जारी करते हैं, वो बन जाती है राजभाषा। यदि हम प्राचीन काल में ये सब बातें करते हैं, यदि हम लोग प्राचीन काल में ये सब बातें करें, तो राजा अशोक ने, जो मौर्य वंश का शासक है, उसने अपनी राजभाषा बनाई थी पाली।
क्योंकि अशोक के समय में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था और बौद्ध के समय की जो भाषा थी वो कौन सी थी, पाली थी। तो पूछ ले बताओ अशोक की राजभाषा क्या थी। तो अशोक जो आपके मौर्य वंश का शासक है तो हम बताएंगे उनकी जो भाषा थी ऑफिशियल लैंग्वेज वो थी पाली। लेकिन फिर आगे चल करके अपन मुगल काल में देखते हैं तो मुगल काल की जो ऑफिशियल लैंग्वेज मिलती है कौन सी, फारसी। और ऐसे ही करके ब्रिटिश शासन में देखेंगे उन्होंने अपनी भाषा क्या बना दी थी, अंग्रेजी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, शायद कभी कभार पूछ ले कि अशोक के समय जो उनकी भाषा है वो कौन सी राजभाषा थी, पाली हुआ करती थी, और मुगल काल में कौन सी बन गई थी, फारसी बन गई थी, और अंग्रेजों ने अंग्रेजी बना दी थी। मैकाले के समय में उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाती। अंतरराष्ट्रीय भाषा क्या है, तो अंतरराष्ट्रीय भाषा की बात करें, जैसे माना ये अपना भारत देश है, ठीक है, और ये हम लोग इसको अमेरिका मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, और एक दूसरा विकल्प मान लेते हैं अमेरिका के साथ साथ हम लोग इसको इंग्लैंड मान लेते हैं, लंदन मान लेते हैं, इंग्लैंड ही ले लेते हैं, ठीक है, इंग्लैंड ले लेते हैं, ठीक है। चलो अब जैसे बात करें कि भारत को अपनी बात अमेरिका से कुछ कहना है या इंग्लैंड से कुछ कहना है, ठीक है, इंग्लैंड की राजधानी है लंदन, ठीक है। अब भारत को अपनी बात अमेरिका से कुछ कहना है या इंग्लैंड से कुछ कहना है, और अपन ने बढ़िया विशुद्ध हिंदी में एक पत्र टाइप करवाया जो शुद्ध हिंदी में लिखा है, मतलब परिनिष्ठित भाषा में लिखा है। अब बताओ ये लोग समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, ये समझ पाएंगे, ये भी नहीं समझ पाएंगे। तो अब क्या है, जब दो देश एक व्यापक स्तर पे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे एक दूसरे के साथ में पत्राचार या अपनी विचार, अपनी बात रखते हैं, तो उन लोगों की एक कॉमन भाषा बनाई जो किसी भी देश के लिए एक सरल तरीके से बात को समझ सकें, जान सकें। तो ऐसी भाषा को नाम दे दिया गया अंतरराष्ट्रीय भाषा। क्या नाम दिया गया, अंतरराष्ट्रीय भाषा। तो हम याद रखेंगे दो राष्ट्रों के बीच या कई राष्ट्र हो सकते हैं, उनके बीच जो विचारों का विनिमय होता है, विचारों का जो आदान प्रदान होता है, वो जो पत्र व्यवहार से तो होगा, ठीक है। तो पत्र व्यवहार के माध्यम से, तो यहां पे जो आपने भाषा का प्रयोग किया है वो क्या कहलाती है, राष्ट्रभाषा, वो अंतरराष्ट्रीय भाषा कहलाती है, ठीक है। अब यहां से एक और बात समझ लेते हैं कि आप देखेंगे कि हालांकि कई लोग ऐसे हैं, अपने भारतीय राजनेता, कई ऐसे राजनेता हुए जिन्होंने वहां पे विदेशों में भी जाकर के हिंदी में भाषण दिए हैं, तो वो कोई अलग बात नहीं है, वो कोई बड़ा मैटर भी नहीं है। लेकिन वो मैटर ये करता है कि आप हिंदी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। अब वहां के लोग कैसे समझेंगे फिर, तो उनके लिए वही ट्रांसलेटर वाली सुविधा है, अपने हिसाब से वो यूज कर सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन हम जब कई देशों से आपस में बातचीत करते हैं, हमने भी देखा होगा जैसे तमाम देशों की बैठक मीटिंगें होती है, न्यूज वगैरह हम दिखाते हैं, तो वो सबके सब अंग्रेजी में बात कर रहे होते हैं, ठीक है। आपने जैसे यूरोपियन संघ पढ़ा है, हमने यूएनओ पढ़ा है, G7 वगैरह, इनकी सबकी जो एक कॉमन लैंग्वेज आप देखेंगे तो अंग्रेजी जरूर होगी, ठीक है, जिसमें वो अपने सभी बात कर सकते हैं। तो इंग्लिश को आपने क्या किया है, हमने अंग्रेजी को अंतरराष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया है। ऐसे करके हम इसको याद रखेंगे। अब देखो हिंदी की प्रमुख भाषाएं, जैसे अभी बात कर रहे थे उपभाषाएं, उनके अंतर्गत बोलियां आ रही थी, उन सब की बात करेंगे। तो राजस्थानी हिंदी, अब राजस्थानी हिंदी जो है वो आपकी चार है, चार अलग अलग भाषाएं इसमें हमको पाई जाएंगी। इनके नाम हम याद रखेंगे, जैसे जयपुरी, या इसी को कहते हैं दुढ़ाड़ी हिंदी, इसी को कहते हैं दुढ़ाड़ी। जयपुरी कम आता है और एग्जाम में पूछता है कि दुढ़ाड़ी हिंदी जो है ये किसके अंतर्गत आती है, तो आंसर कर देंगे राजस्थानी के अंतर्गत आती है। आप इसको मैपिंग करके हम लोग इसको समझ सकते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे कि बात करें कि हमने यहाँ पे डायरेक्शन के हिसाब से बात कर ली, ये उत्तरी राजस्थानी बना दी, ये हमने पूर्वी राजस्थानी बना दी, और ये आपकी दक्षिणी राजस्थानी बनी, और इसी के बाद में देखेंगे ये आपकी पश्चिमी राजस्थानी बनी। अब एक मिनट में हम यहाँ पे एक चीज और क्लियर करेंगे कि ये वाला जो बेल्ट मिलेगा, ये वाला जो बेल्ट मिलेगा, इसकी सीमा आपके मध्य प्रदेश से लगेगी। ये वाले की अपनी सीमा कहां लगेगी, मध्य प्रदेश से मिले लगती है। तो यहां पे जो भी भाषा बोली जाएंगी वो राजस्थान और एमपी में बोली जाएंगी, ठीक है। यहां पे एक अच्छे तरीके से हम लोग याद रख सकते हैं कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं, मालवी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि मालवा रीजन की सीमा दक्षिणी राजस्थान से लगेंगी। जैसे आगर मालवा, शाजापुर, ये सारी चीजें जो है आपके इसी बेल्ट को टच करती हैं। तो यहां से ये सारी बातें हमको याद रखना है। अब देखो कि हमसे जैसे बात करें कि पूर्वी राजस्थानी, तो पूर्वी राजस्थानी भाषा को आप दुढ़ाड़ी कह सकते हैं, आप दुढ़ाड़ी कह सकते हैं, और नहीं तो इसी का नाम क्या है, जयपुरी, नहीं तो इसी का नाम क्या है, जयपुरी हिंदी कह सकते हैं। उत्तरी की जब बात आएगी तो मेवाती, उत्तरी की जब बात आती है तो मेवाती,
भाषा बन जाती है, राजस्थान में खूब बोली जाती है, मेवाड़ प्रांत, मेवाड़ क्षेत्र के आसपास। और मालवी आपको पता ही है कि राजस्थान के किस भाग में, दक्षिणी भाग में इसका प्रयोग करते हैं। मारवाड़ी ये आपके पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाएगी ये आपके पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाएगी। तो हम इस तरह से ये सारी बातें याद रखेंगे, ठीक है। और एक सरल तरीका है, यदि हम थोड़ा सा ट्रिक वगैरह से समझने की कोशिश करें तो आप इसको याद रख सकते हैं M3J या 3MJ करके, जैसे भी। कैसे? 3 बार इसमें M मतलब म वर्ण का प्रयोग किया जाएगा। कैसे कैसे आप बताएंगे? मारवाड़ी है, मालवी है और मेवाती है, ठीक है। एक बार J फॉर जयपुरी या D फॉर दुढ़ाड़ी हम याद रखेंगे, इसका प्रयोग किया जाता है। तो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत ये आपकी 4 भाषाएं शामिल हैं। अब ये पूछता है कि निम्न में से बताओ ये भाषाएं किसके अंतर्गत आती हैं, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आएंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको बाद में समझेंगे, भाषा की बात ही चल रही है। अगला देखो, पश्चिमी हिंदी पश्चिमी हिंदी की बात की जाएगी तो खड़ी बोली, यानी कि इसको हम लोग कौर भी कहते हैं, अभी बताया था मानक हिंदी में, ठीक है। दूसरी बात हरियाणवी या इसी को बांगड़ू भी कहते हैं। फिर ब्रज अपनी आ जाती। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा याद रख लेंगे, इसको कहते जरूर ब्रज भाषा है लेकिन है बोली, ठीक है बोली। दूसरी बात देखो, बुंदेली है, फिर उसके बाद आपकी कन्नौजी है। ये पश्चिमी हिंदी की यदि हम लोग बात करते हैं तो इसमें आप लोग 5 भाषाएं याद रखेंगे और 5 भाषाओं में हमसे कभी पूछेगा कौन कौन सी भाषा कहां बोली जाती है। अब देखो, पश्चिमी हिंदी की यदि हम लोग थोड़ी सी चर्चा करें तो पश्चिमी हिंदी देख करके हमारे मन में शायद मैप की डायरेक्शन समझ में आए, तो मैप की डायरेक्शन समझ में आएगी तो यहां पे उतनी ज्यादा सटीक तरीके से हम लोग आंसर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डायरेक्शन के हिसाब से उतना सटीक नहीं बैठ रहा। आप तो ऐसे याद रखो कि पश्चिमी हिंदी बोलने वाले लोग बकबक करते हैं। कैसे याद रखेंगे? पश्चिमी हिंदी बोलने वाले लोग बकबक ज्यादा करते हैं, नहीं बोल कहते कि ज्यादा बकबक नहीं करो। बकबक मतलब कैसे होता है? बोलने से। तो पश्चिमी हिंदी वाले लोग क्या करते हैं? बकबक ज्यादा करते हैं। बकबक से आप कैसे याद रखेंगे? तो बी से याद रखेंगे हम लोग, यहां से ब्रज से शुरू कर लो। बी से ब्रज, के से कौरवी, बी से ब्रज, के से कौरवी या खड़ी, कोई भी बन जाएगा, ठीक है। और फिर बी आ रहा है तो बताएंगे आपकी बुंदेली, और फिर आपका के आ रहा है तो कन्नौजी, फिर अपना एच आ रहा है, कहां गया? तो अपना एच आ रहा है तो हरियाणवी। अच्छा, अब ऐसे याद रखो कि हरियाणा के लोग जो हैं थोड़े से, अब हरियाणा के लोग बस समझाने वाली बात है, याद रखने वाली बात है, नहीं तो हरियाणा के लोग सुने पढ़े तो कहीं ऐसे बोल रहे हैं ये थोड़े बांगड़े टाइप के हैं, ऐसे करके याद रख लेंगे। तो ये अपने याद रखा, ये कौन है? ये अपने बांगड़ू से हम याद रख लेंगे। कौन सी भाषा से? बांगड़ू से हम इनको याद रख लेंगे। तो हमने याद रखा कि पश्चिमी हिंदी जो है इसके अंतर्गत 5 भाषाएं बोलियां हम याद रखेंगे। एक खड़ी बोली बन गई, फिर उसके बाद ब्रज बनी, बुंदेली बनी, कन्नौजी बनी, हरियाणवी या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो आप बताएंगे हरियाणवी को कहते हैं बांगड़ू, ठीक है। तो इस सीक्वेंस में या क्रम में हमें ये सारी बातें याद रखना है। पश्चिमी के बाद चलते हैं पूर्वी हिंदी की तरफ, और पूर्वी हिंदी में अब देखेंगे सबसे पहले पूर्वी हिंदी में आती अवधी। अवधी को हम लोग वहां पे बेसवाड़ी भी कहते हैं, ठीक है। कभी कभी हो सकता है कि अवधी नहीं देता, बेसवाड़ी दे देता है, तो बेसवाड़ी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो यहां पे 3 याद रख लो कि पूर्वी हिंदी जो है, पूर्वी हिंदी 3 है अपने पास में, ए बी सी। कौन कौन सी है? 3 है, ए बी सी। अवधी है, ठीक है, फिर बघेली है और फिर C4 छत्तीसगढ़ी है। क्योंकि देखो ये दोनों पास पास में बोली जाती हैं। कैसे? बघेली बोली जाती है आपके मध्य प्रदेश के बघेलखंड रीजन में, और बघेलखंड रीजन में क्या क्या कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आ सकते हैं? जैसे रीवा है, सतना है, शहडोल है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के आसपास का बेल्ट है, चित्रकूट के आसपास ये सभी, ठीक है। प्रयागराज तक ये लगभग यही भाषा हमें देखने को मिलती है। और इस पूरे बेल्ट की रीवा, सतना, शहडोल, अनूपपुर, इनकी सीमा लगती है आपके छत्तीसगढ़ से। इनकी सीमा किससे लगती है? छत्तीसगढ़ से। तो यहाँ पे एक और बन गई अपने आप, कौन सी? छत्तीसगढ़ी। तो हम याद रखेंगे पूर्व के लोग जो है वो एबीसी ज्यादा बोलते हैं, माने ए से आपने याद रखा अवधी, जो अवध प्रांत में बोली जाएगी, फिर बघेली है, फिर आपकी छत्तीसगढ़ी है। बिहारी हिंदी की बात करेंगे तो बिहार में बोली जाएगी मगही, मैथिली और भोजपुरी। बिहार में बोली जाएंगी 3 भाषाएं, इसमें याद रखो। भोजपुरी आपके यूपी और बिहार दोनों में बोली जाती है, मगही भी याद रख लेंगे और मैथिली याद रखेंगे, ठीक है। इसको याद कैसे रखेंगे? पूरे दुनिया में भारत की बात करो, पूरे भारत में 2 GB डेटा दुनिया पूरे सबको मिलता है। मानो एक ऐसा रिचार्ज करवाया 2 GB डेटा मिलता है, लेकिन बेचारे बिहार के लोगों को ये 2 MB डेटा दे रहे हैं कि तुम लोग ज्यादा फ्री हो,
तो थोड़ा सा कम काम, मतलब थोड़ा सा नेट कम देंगे। 2 MB से याद रखेंगे, 2 बार M आएगा, माने एक बार मगही में, एक बार मैथिली में, एक बार मगही, एक बार मैथिली और एक बार भोजपुरी। तो आपने याद रखा अच्छा क्यों? क्योंकि यहां पे भोजपुरी जो है वो फिल्में ज्यादा देखोगे फिर तुम, तो इनको नेट कम दे देंगे तो भोजपुरी फिल्में कम देखेंगे। ठीक है, बिहारी लोग हैं, बिहारी बाबू हैं, तो भोजपुरी बन गया, मगही बन गया और मैथिली बन गया। तो ये 3 भाषाएं हमने बिहार में याद रख ली, बिहारी हिंदी के अंतर्गत। तो 2 MB से हमने याद रखा 2 बार, एक बार एम, फिर एक बार मगही और मैथिली और आपका भोजपुरी। ठीक है, तो आज की बातें यहीं तक रखते हैं, कल आगे इसके आगे की चर्चा करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।